हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे अपन कल बात कर रहे थे किसकी, अपन पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे? भौतिक प्रदेश। और उसमें अपन ने क्या पढ़ा? प्रायद्वीपीय पठार। क्या पढ़ा था? प्रायद्वीपीय पठार। और उसमें भी अपन ने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में 1 नंबर छोटा नागपुर का पठार। क्या पढ़ा अपन ने? छोटा नागपुर का पठार, जो कहाँ है? मुख्यतः झारखंड में, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का रूर या अजायब घर। क्यों? क्योंकि वहां सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अब अपन इससे आगे पढ़ेंगे, वो क्या होगा? मालवा का पठार। क्या पढ़ेंगे अब? मालवा का पठार। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार, ठीक है। तो अब जानते हैं कि मालवा के पठार की स्थिति कहाँ है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और अदर भी कुछ स्टेट हैं जिनमें है, पर मुख्यतः राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके जो ये पठार है ना, इसके ऊपर क्या है? लावा की एक परत है। क्या है? लावा की एक परत जमी हुई है। वो क्या होती है? उसका जब क्षय होता है ना, क्या होता है? उसका जब क्षय होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें लावा की परत जमी है। क्या है? लावा की एक परत जमी है, जिसका क्षय होने पर किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण। अब एक बात समझो आप, लगभग जितना भी दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग है, उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। उसका रीजन क्या है? कि एक ज्वालामुखी थी। किसमें? अरब सागर में एक ज्वालामुखी थी। उसके फटने से क्या उत्पन्न हुआ? लावा। क्या हुआ? लावा। और वो क्या है कि एक साथ नहीं, धीरे धीरे जब भी ज्वालामुखी फटती है तो उसकी उस पर क्या जम गई? लेयर बन गई, यानी परतें बन गई। क्या हो गई? परतें बन गई। जब जब धीरे धीरे उन परतों का क्षय होता है तो क्या होता है? वो काली मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। किसका? काली मिट्टी का। और काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त उपयुक्त किसके लिए है? वो है कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? कपास के लिए। और एक विशेषता और है, इस पे सर्वाधिक प्रभाव किस नदी का है? चंबल नदी का। देखो, सर्वाधिक प्रभाव चंबल नदी का है। कौन सी नदी का? चंबल नदी। और चंबल नदी क्या करती है? सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। क्या करती है? अवनालिका अपर्दन करती है। उसका भी क्या रीजन है? देखो, जब वो राजस्थान से होके गुजरती है ना, राजस्थान से आगे गुजरात में जाती है, और तो राजस्थान की जो मिट्टी है वो क्या है? धूल कण, रेतीली मिट्टी है। तो उसके साथ वो जितनी भी मिट्टी होती है अपने साथ ले जाती है। ठीक है, और आगे जाके जो काली मिट्टी होती है उसमें जाके वो रुक जाती है। फिर आगे अगर ये अपनी रेतीली मिट्टी आती है उसको अपने साथ बहा के ले जाती है और फिर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? अवनालिका अपर्दन। और वो सबसे ज्यादा कौन करती है? चंबल नदी। ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव कौन सी नदी का है? चंबल नदी का। और ये क्या करती है? अवनालिका अपर्दन। क्या करती है? अवनालिका अपर्दन। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अवनालिका अपर्दन क्यों करती है। वो सिर्फ एक मिट्टी की वजह है। क्या है? मिट्टी की वजह है, जिसकी वजह से क्या होता है? अवनालिका अपर्दन होता है। इसका निर्माण कौन कौन सी चट्टानों से मिलकर हुआ है? ये समझो अब, बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानें हैं इसमें। कौन सी? बेसाल्ट, बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टान। कौन कौन सी चट्टानें हैं इसमें? बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानें हैं। जिससे किसका निर्माण हुआ है? मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। किसका? मालवा के पठार का निर्माण। अब बात करते हैं इसके कौन से भाग में। देखो, उत्तरी भाग है ना, इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में कौन सी नदी है? चंबल नदी। जिससे क्या होता है? सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। पूछ लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। चंबल नदी मालवा के पठार के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूछ लिया। आप दक्षिण में कौन सी बहती है? दक्षिण भाग में, तो दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा।
कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। अब ये नॉर्मल सी बात है, अगर परीक्षा में क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि मालवा के पठार के उत्तर में बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो कौन सी होगी? चंबल नदी, जो क्या करती है? सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। अब पूछ ले कि दक्षिण में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, या मालवा के पठार में दक्षिण में बहने वाली नदी, तो वो कौन सी है? नर्मदा। कौन सी होगी? नर्मदा नदी। ठीक है। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं किसका? लावा का पठार। ठीक है, किसका? लावा का पठार। अपन पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, जो देखो नीचे का एरिया ना, ये अपन दक्षिणी भाग का जिक्र कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। अब पढ़ते हैं अपन लावा का पठार। क्या पढ़ेंगे? लावा का पठार। अब समझो कि ये लावा का पठार कहाँ है। एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है, ऊपर कौन सा पर्वत है? जहां समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जहां से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से समझोगे तो। ये कौन सा है? विंध्याचल। ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। इसके बाद कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा। इसके बाद कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी बहती है? ताप्ती नदी। अब ये क्यों लिखा है अपन कि ताप्ती नदी के दक्षिण भाग में कौन सा पठार है? लावा का पठार। दक्षिण भाग में कौन सा है? ये है लावा का पठार। क्या है? ये है लावा का पठार। अब समझो ये मैंने इतना क्यों नोट करा है। ऊपर ऊपर कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, उसके बाद नर्मदा नदी बहती है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद ताप्ती नदी, और उसके नीचे है ये क्या है? लावा का पठार है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि नर्मदा नदी बहती है कौन कौन से के बीच? विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच। ताप्ती नदी की स्थिति है, पूछ ले कहाँ है, तो ये पूछा जाएगा तो सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी भाग में। अगर पूछ ले सतपुड़ा पर्वत है तो क्या बताओगे? नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये बातें आपको नोट करवाई है। ये तो मैं सीधा भी लिखवा देता कि ताप्ती नदी के दक्षिण में क्या है? लावा का पठार है, इसलिए ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब लावा का पठार ये है कहाँ? ये तो आपको पीछे भी लिखवाया था। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। ये कहाँ स्थित है? लावा का पठार है जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। कहाँ बताया आपको? महाराष्ट्र में। अब इसकी स्थिति होगी कहाँ बताया मैंने? ताप्ती नदी के दक्षिणी भाग में। तो आपको भी दिख रहा होगा ये ताप्ती नदी बह रही है इधर, वो इसके दक्षिण में क्या है? लावा का पठार। तो इसकी स्थिति क्या होगी? ताप्ती नदी के दक्षिणी भाग में, ताप्ती नदी के दक्षिण में। ठीक है, अब पूछ लेते हैं इसका विस्तार कितने एरिया में है या कितने क्षेत्र में है। इसका विस्तार है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। किसके? लावा का पठार का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है, अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे कौन सा पढ़ लिया अपन ने? छोटा नागपुर का पठार पढ़ लिया, मालवा का पठार पढ़ लिया, लावा का पठार पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे दंडकारण्य पर्वत। क्या पढ़ेंगे? दंडकारण्य पर्वत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? दंडकारण्य पर्वत है, ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी स्थिति की बात करते हैं पहले। स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये कहाँ हो गया? एक तो है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। क्या हो गया? तेलंगाना। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और फिर क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और कुछ भाग है ना इसमें, कुछ भाग महाराष्ट्र का। ये देखो ये सारे कौन से हैं? पूर्वी, पूर्वी स्टेट है सारे के सारे। तो इसमें महाराष्ट्र का कौन सा हिस्सा लगेगा? पूर्वी भाग। कुछ पूर्वी भाग लगेगा जो किसका होगा? महाराष्ट्र का पूर्वी भाग। समझ गए बात? किसकी बात कर रहा हूं मैं? दंडकारण्य पर्वत की। क्या? दंडकारण्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जिसमें कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़। ये आपको कभी भी है ना इसकी स्थिति नहीं पूछेंगे। जिसमें 3 या 4 स्टेट दे देते हैं उनमें उसकी स्थिति नहीं पूछी जाती।
इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होते हैं। अब जो छत्तीसगढ़ में जो इसका भाग स्थित है ना, किसका, दंडकारण्य का जो छत्तीसगढ़ में भाग स्थित है उसको क्या बोलते हैं अपन, बस्तर का पठार। क्या बोलेंगे, बस्तर का पठार। दंडकारण्य का जो भाग छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, उसको क्या बोलेंगे अपन, बिस्तर का पठार। बस्तर या बिस्तर का पठार बोलेंगे इसको, समझ गए बात। कई बार बस्तर भी आ जाता है, कई बार बिस्तर भी आ जाता है, तो ये नोट कर लो, बस्तर या बिस्तर का पठार बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंडकारण्य प्रदेश या क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, बस्तर या बिस्तर का पठार। क्या बोलेंगे, बस्तर या बिस्तर का पठार। सबसे बड़े बॉक्साइट, क्या सबसे बड़े बॉक्साइट की खान कहाँ मिलती है, दंडकारण्य क्षेत्र में। सर्वाधिक बॉक्साइट कहां से प्राप्त होता है, दंडकारण्य क्षेत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक बॉक्साइट कहां से प्राप्त होता है, दंडकारण्य से। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे अपन देखते हैं इसकी एक दो विशेषताएं और है। नदी पूछ लेते हैं, नॉर्मल सी बात है कि इसमें कौन सी नदी बहती है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती। कौन सी नदी बहेगी, इंद्रावती। इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती। तो नदी लिख लो, नदी कौन सी है, इंद्रावती, इंद्रावती। फिर अब इससे आगे एक क्वेश्चन आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंडकारण्य क्षेत्र में एक जाति निवास करती है, कौन सी जाति, गौड़ जनजाति। कौन सी, गोंड, कौन सी, गोंड जनजाति निवास करती है, गोंड जनजाति निवास करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानो अब, कि गोंड जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों, कि भारत में सर्वाधिक अगर कौन सी जाति पाई जाती है, तो वो कौन सी पाई जाती है, गौड़ जनजाति। कौन सी, भारत में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी जनजाति, गौड़ जनजाति। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट लगा ही लो इसको, ये बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने देख लिया 3-4 एग्जामों में। तो क्या गौड़ जनजाति है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र। और ये भाग है ना, ये क्या है, नक्सलवाद से प्रभावित है। किससे, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र है, वो किससे प्रभावित है, नक्सलवाद से प्रभावित है। तो ये नॉर्मल सी इसकी बातें थी, इतनी आपको याद हो जाएंगी अगर एक दो बार रिपीट करोगे तो। इसके बाद पढ़ते हैं अपन किसका, कर्नाटक या मैसूर का पठार। कौन सा, कर्नाटक या मैसूर का पठार। तो नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ होगा, इसकी स्थिति होगी वो कहाँ होगी, इसकी स्थिति होगी वो कर्नाटक में। अब इससे एक ही बात इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखने की जरूरी नहीं है, आपको पता ही चल रहा है। इसमें एक नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है, कावेरी नदी। नदी कौन सी है इसमें, कावेरी नदी। कौन सी नदी बहती है इसमें, जो नदी बहती है उसका क्या नाम है, कावेरी नदी, ठीक है। अब कर्नाटक या मैसूर से कौन सा भी पूछ सकता है मैसूर का पठार कहाँ है, तो कर्नाटक में, और कर्नाटक का तो नाम देगा ही नहीं, एग्जामिनर इतना पागल नहीं है जो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अब धारवाड़ का पठार, एक कौन सा, ये नॉर्मल से है, ये बस इनकी स्थिति याद होनी चाहिए आपको। एक है धारवाड़ का पठार, ये कहाँ है, ये भी कर्नाटक में है, ये क्या है, कर्नाटक में। बस इनके स्थिति है ना, वो याद रखनी है कि इनकी स्थिति कहाँ है। कर्नाटक या मैसूर का पठार वही है, इसमें नदी कौन सी बहती है, कावेरी नदी। धारवाड़ का पठार कहाँ है, कर्नाटक में। इनसे सिर्फ इतना याद रखना है। अब इससे आगे बात करते हैं, तो वो कौन सा है, मेघालय का पठार। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि ये कहाँ है, मेघालय का पठार, मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, तो इसको बोल सकते हैं शिलोंग का पठार भी, ठीक है। दोनों ही आ सकते हैं, शिलोंग का पठार। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 3
श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतियां। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतियां। पूछ लेते हैं कि मेघालय में कौन कौन सी श्रेणियां या पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी है? गारो, खासी व जयंतियां। गारो, खासी, जयंतियां, ये पहाड़ी पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, खासी की जो पहाड़ियां है ना, उसमें दो क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो मोसिनराम है और दूसरा है चेरापूंजी। कौन सा? एक तो है मोसिनराम, दूसरा क्या है? चेरापूंजी। जहां भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। वो कौन सी पहाड़ी है? खासी की पहाड़ी। देखो, खासी की पहाड़ी। और इसमें दो क्षेत्र हैं। क्या है? इसमें दो क्षेत्र हैं जहां क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। वो कौन कौन से? मोसिनराम और चेरापूंजी। मोसिनराम और दूसरा कौन सा है? चेरापूंजी। कौन सा रहेगा? चेरापूंजी। जहां भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, या क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय या शिलोंग का पठार ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसमें तीन पहाड़ियां पाई जाती है। कौन सी? गारो, खासी व जयंतियां। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गारो, खासी व जयंतियां की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? या मेघालय दे देगा या मेघालय का पठार दे देगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कौन सी थी? खासी। खासी में क्या है? मोसिनराम एक ऐसा क्षेत्र है, मोसिनराम और चेरापूंजी, जहां सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। आगे कौन सा पढ़ते हैं? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। अब बात करते हैं इसकी स्थिति का है। इसकी स्थिति यूपी व एमपी, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पे है। तो यूपी है, अगर इन दोनों की सीमा पे, तो यूपी का कौन सा भाग लगेगा? दक्षिणी भाग। यूपी का कौन सा भाग होगा? दक्षिणी। प्लस एमपी का कौन सा भाग होगा? उत्तरी भाग। एमपी का कौन सा? उत्तरी भाग। कौन सा भाग होगा? उत्तरी भाग। कौन सी पहाड़ी की बात कर रहे हैं या कौन सी पठार की? बुंदेलखंड का पठार, जिसकी स्थिति कहाँ है? यूपी या एमपी। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाए तो वो कर देना, अगर यूपी और एमपी दोनों हो तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दो नदियां बहती हैं। कौन कौन सी बहती हैं? जो गंगा की सहायक नदी हैं, केन तथा बेतवा नदी। कौन कौन सी? दो नदियां हैं, केन, बेतवा। केन, बेतवा, दो नदियां बहती हैं। ये क्या है? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। क्या है? गंगा की सहायक नदियां। वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो भी इसमें आ सकता है, किसी एक का नाम दे दे। गंगा की सहायक है। क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। तो बुंदेलखंड का पठार किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसकी स्थिति मैंने बता दी, कहाँ? यूपी और एमपी में, इसकी सीमा पे स्थित है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी दो नदियां बहती हैं? केन, बेतवा, जो क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं अपन जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है ना, इनके अपन ने पठार की तो बात कर ली। अब इसमें कुछ पर्वत भी हैं। कहाँ? प्रायद्वीपीय प्रदेश में कुछ पर्वत हैं। अब उन पर्वतों की बात करते हैं अपन। ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत किसकी जिक्र करेंगे अपन? अब पर्वतों का जिक्र करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन जिक्र करते हैं किसका? अरावली का। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अरावली। अरावली की स्थिति पढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला। किसका जिक्र करेंगे? अरावली पर्वतमाला। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि अपन अरावली पर्वतमाला की स्थिति है वो कहां से कहां तक है। तो पालनपुर गुजरात से लेकर, कहां से? पालनपुर गुजरात से लेकर कहां तक है? रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली।
कहां से कहां तक है? रायसीना की पहाड़ी, और वो कहाँ है? दिल्ली में। यहां तक इसका विस्तार है। किसका? अरावली का। किसका विस्तार है? अरावली का। अब बात करते हैं कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अगर पूछ ले कि इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक लंबाई वो कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी? 550 किलोमीटर। अब ये 550 किलोमीटर कहाँ? दिल्ली में है। दिल्ली, फिर आता है राजस्थान, और फिर क्या आता है? गुजरात, जिसमें दो स्टेट हो गए, एक यूटी हो गया, मतलब दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। पूछ ले इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है, तो आप क्या बताओगे? राजस्थान व गुजरात में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो एक कौन सा है? दिल्ली। ठीक है। अब इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल। काल कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, या इसको क्या बोलते हैं? धारवाड़। धारवाड़ काल में किसका निर्माण हुआ? अरावली का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अरावली का निर्माण। अब इसकी बात करते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूछ ले, नॉर्मल सी बात है, इससे रिलेट करते आ रहे हैं। तो गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर है वो। क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी होगी? गुरु शिखर। अब अपन ने अरावली के बारे में पढ़ लिया। कितनी इसकी लंबाई? 692 किलोमीटर। राजस्थान में 550। इसकी स्थिति कहाँ कहाँ है? दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। इसमें इतना ही पर्याप्त है। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे कौन से पर्वत का? विंध्याचल पर्वत। क्या पढ़ेंगे? विंध्याचल पर्वत। अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि विंध्याचल पर्वत कहाँ है। तो पहले ऊपर ऊपर कौन सा पर्वत बताया? विंध्याचल पर्वत। उसके बाद कौन सी नदी बताई? नर्मदा। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, और उसके बाद ताप्ती नदी। तो आप बताओ इसकी स्थिति कहाँ होगी? तो इसकी स्थिति होगी वो क्या होगी? नर्मदा नदी के उत्तर में। कहाँ इसकी स्थिति की बात करें तो नर्मदा नदी के उत्तर में, नदी के उत्तरी भाग में। कहाँ होगी? उत्तरी भाग में। कौन सा पर्वत स्थित है? विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत होगा? विंध्याचल पर्वत। ये चार चार जिसमें क्या होगी? दो तो नदियां और दो पर्वत हो गए। यहां से क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और सिर्फ क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इनकी स्थिति के होते हैं कि कौन सा कहाँ है। अब इसका विस्तार देखते हैं कि कहां से कहां तक है। ठीक है। तो इसका विस्तार है राजस्थान के पूर्वी भाग। पूर्वी भाग, या मान लो चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम बिहार तक। कहां तक? सासाराम बिहार। कहां तक है? सासाराम बिहार। अब इससे है ना दो तीन क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो पुटअप होते हैं, वो बताता हूं आपको। आप मैप में देखना। ये यहाँ, ये क्या है? विंध्याचल। ये विंध्याचल है। तो ये देखो ऊपर, इससे ऊपर आपको मैप में दिखाता हूं, एक मिनट रुको। मैप में ये यहाँ है ना, ये क्या है? विंध्याचल पर्वत। ये हो गया विंध्याचल पर्वत। अब देखो इसकी स्थिति, ये क्या कार्य करता है? एक तो उत्तर का ये कौन सा है? विशाल मैदान को किससे? प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। क्या करता है? ये ऊपर का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, जो इससे पहले अपन ने पढ़ा था, उत्तर का विशाल मैदान। और ये कौन सा है? ये जो इतना भाग है ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या है?
प्रायद्वीपीय पठार। तो इससे क्या समझे आप, उत्तर के विशाल मैदान को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है तो वो कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। कौन सा हो गया, विंध्याचल पर्वत। अब उत्तर भारत की नदियों को दक्षिणी भारत की नदियों से अलग करता है वो पर्वत कौन सा है, विंध्याचल पर्वत। कौन सा है, विंध्याचल पर्वत। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको तब पता चलेगा, एक तो आपको मैप क्लियर है अगर पीछे का पढ़ते आ रहे हो, उत्तर का विशाल मैदान आपको पढ़ाया था, अब प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य में स्थित है, इसलिए क्या करता है, इनको अलग करने का कार्य करता है। क्या करता है, इनको अलग करने का कार्य करता है। और नीचे कौन सी नदी है, यहां से नर्मदा नदी बहती है। कौन सी, नर्मदा। तो ये क्या है, नर्मदा नदी के समानांतर, क्या है, नर्मदा नदी के समानांतर। कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत है, वो क्या है, नर्मदा नदी के समानांतर है। तो इतनी बात आपको मैं लिखवा देता हूं। क्या विशेषताएं, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करता है, कि नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, अलग करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता इसकी क्या होगी, उत्तर के विशाल मैदान को अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। वो किससे अलग करता है, प्रायद्वीपीय पठार से। किससे, प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या करता है, उत्तर के जो विशाल मैदान है उसको प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। ठीक है, और नर्मदा नदी के समानांतर स्थित है। क्या है, नर्मदा नदी के समानांतर स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और है, इसमें है ना पहाड़ियां हैं, बाड़मेर, केमरू और पार्श्वनाथ। पहाड़ियां कौन सी हैं, बाड़मेर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमूर और पार्श्वनाथ। क्या, पार्श्वनाथ। अगर ये याद रहती हैं तो याद कर लेना, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानकारी के लिए बता दी। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं कौन से पर्वत का, सतपुड़ा पर्वत का। कौन से का जिक्र करते हैं, सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पढ़ेंगे, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, अब फिर वही मैंने एक डायग्राम बताया था, सभी क्वेश्चन वहां से पुटअप हो रहे हैं कि सतपुड़ा की स्थिति क्या है, ऊपर विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और फिर ताप्ती। तो ये क्या होगा, ताप्ती नदी के उत्तर में। क्या हो गया, ताप्ती नदी के उत्तर में, या ये भी कह सकते हैं नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य। क्या है, नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य, नदी के मध्य। अब इससे एक बात समझो, मैंने एक बात बताई थी कि ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी, ब्रंश घाटी में बहने वाली दो नदियां कौन कौन सी है, नर्मदा व ताप्ती नदी है। कौन कौन सी है, नर्मदा व ताप्ती। उसका रीजन आपको समझ में आ गया। जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर की बात करें तो कौन सा पर्वत लगता है, विंध्याचल। और दक्षिण की बात करें तो कौन सा लगता है, सतपुड़ा। और जो ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी वो होती है जिनके दोनों ओर पहाड़ी और उसके बीच से अगर रास्ता बना के निकलती हो तो वो कौन सी होती है, ब्रंश घाटी में बहने वाली नदी। इसीलिए इसके उत्तर में कौन सी हो गई, विंध्याचल पर्वत, और दक्षिण में कौन सा हो गया, सतपुड़ा पर्वत। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ब्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। और दो नदी हैं, कौन कौन सी, नर्मदा व ताप्ती। कौन कौन सी नदी है, नर्मदा व ताप्ती। अब इसका विस्तार कहां का है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। कहां का है, छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड। किसका जिक्र कर रहे हैं अपन, विंध्याचल। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश और गुजरात भी है इसमें। कौन सा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, इनका कुछ कुछ हिस्सा लगता है, किसका, छत्तीसगढ़ और झारखंड का। ठीक है,
अब ये बताई दिया ये कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, धूपगढ़ी। क्या नाम है, धूपगढ़ी। और इसकी लंबाई कितनी है, 1350 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 1350 मीटर। कितनी लंबाई होगी इसकी, 1350 मीटर। अब क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो कौन सी होगी, धूपगढ़ी। और उसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी होगी, 1350 मीटर। कितनी होगी, 1350 मीटर। अब इससे आगे बात करते हैं कि ये ना इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार राजपीपला की पहाड़ी, विस्तार कहां से, विस्तार इसलिए बता रहा हूं कि यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बाकी पूछा नहीं जाता इसका विस्तार। राजपीपला की पहाड़ी से कहां तक है, कैलाश पर्वत तक। कहां तक है, कैलाश पर्वत या कैलाश श्रृंखला तक। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनेगा, कैलाश श्रृंखला से। कहां से बनेगा, कैलाश श्रृंखला से। तो अब बात करते हैं अपन किसकी, कैलाश श्रृंखला की। कैलाश श्रृंखला, समझ रहे हो मेरी बात, क्या पढ़ रहे हैं, कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला क्यों पढ़ रहे हैं कि इसमें है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, कैलाश नहीं मेकाल, सॉरी ये क्या है, मेकाल, मेकाल श्रृंखला। और ये भी कौन सी होगी, मेकाल श्रृंखला पढ़ेंगे। क्या, मेकाल श्रृंखला, मिस्टेक हो गई एक छोटी। अपन क्या पढ़ रहे थे, सतपुड़ा पर्वत, इसकी स्थिति कहां से कहां तक है, गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से लेकर मेकाल पर्वत तक है। कैलाश नहीं, मेकाल पर्वत तक है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, सबसे ऊंची चोटी, और उसका नाम क्या है, अमरकंटक। क्या नाम है, इसका नाम है अमरकंटक। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है, ये बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अमरकंटक की अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो 1066 मीटर है। कितनी है, 1066 मीटर। अब बात करते हैं अमरकंटक की, जो अमरकंटक है ना उसकी बात करते हैं। देखो ये मान लिया अपन ने क्या, अमरकंटक, ये पहाड़ी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर बात करें इसके उत्तरी भाग से, उत्तरी भाग से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी, सोन नदी। अगर बात की जाए इसके दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग से कौन सी नदी निकलती है, महानदी। महानदी वो कौन से भाग से निकलती है, दक्षिणी भाग से। और उत्तरी भाग से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी, सोन नदी है वो कहां से निकलती है, उत्तरी भाग से। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन पश्चिमी भाग की, कौन सी, पश्चिमी भाग की। इससे कौन सी नदी निकलती है, वो है नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी। कौन सी होगी, नर्मदा नदी। और ये कौन से भाग से निकलती है, पश्चिमी भाग से। अब समझो एक बात, क्या हो गया, अपन सतपुड़ा पर्वत पढ़ रहे थे, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, धूपगढ़ी। कौन सी थी, धूपगढ़ी। उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी लंबाई थी 1350 मीटर। अब धूपगढ़ी का विस्तार कहां से कहां तक था, राजपीपला से मेकाल तक। अब बात करते हैं अपन मेकाल की। मेकाल श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम था, अमरकंटक। अब बात करते हैं अमरकंटक। अमरकंटक के ऊपर से कौन सी या उत्तर से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है, दक्षिण से निकलती है महानदी। और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, वो है नर्मदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना। ये जो है ना कहीं एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन यहां तक पढ़ेंगे, बाकी की चर्चा करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। सुना दे भाई ऋष, क्या